आज हम लोग त्रिभुज के मतलब विशेष बिंदुओं को लेकर के चलेंगे। त्रिभुज के सामान्य बिंदु जिसकी चर्चा हम लोग पिछले मतलब वीडियो में की हैं और आप लोगों ने भी पिछले क्लासेस में उसको पढ़ा होगा। सबसे पहले थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दे दिया जाए कि त्रिभुज वैसी ज्यामितीय आकृति होती है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष लंब होते हैं, 3 माध्यिकाएं होती हैं। इन सभी की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। उसके विषय में थोड़ी थोड़ी बातें जल्दी जल्दी जान लिया जाए। 3 भुजाएं अर्थात ए बी एक भुजा हो गया, बी सी एक भुजा हो गया, सी ए एक भुजा हो गया, ठीक है। फिर 3 शीर्ष, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, 3 कोण मतलब कोण ए, कोण बी, कोण सी। अब यहाँ से डाला गया लंब जो है मतलब सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है, जो 90 डिग्री के कोण के साथ बनता है। जैसा नाम है वैसी इसकी परिभाषाएं होती हैं। शीर्ष लंब अर्थात शीर्ष से डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। फिर माध्यिका का मतलब हुआ कि वैसी रेखा जो सामने वाले कोण से निकल करके मतलब सामने वाले शीर्ष से निकल करके सामने वाली भुजा को बराबर बराबर मतलब भागों में बांटे, माध्यिका कहलाती है। और कभी कभार वह कोण को भी बराबर बराबर भागों में बांटती है, अर्थात यह लंब न होकर के माध्यिका होता तो यह कोण इस कोण के भी बराबर होता और यह जो रेखा जो है इस रेखा के भी बराबर होती। तो किसी भी त्रिभुज में 3 कोण, 3 शीर्ष, 3 लंब वगैरह 3 माध्यिकाएं होती हैं। जहां तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं उसको हम मध्य केंद्र बोलते हैं, या उसे मतलब क्या है कि मध्य केंद्र या माध्यिका भी बोलते हैं उसको। मतलब मध्य यहाँ से जो चीजें कटती हैं इसको मध्य केंद्र या केंद्रक या केंद्रिका इसका नाम होता है। और जहाँ पे शीर्ष लंब अगर मिलते हैं, अगर ये तीनों रेखाएं 90 डिग्री के एंगल पे मिल रही हो तो इसको हम क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। तो ये तो थे मतलब त्रिभुज के कुछ सामान्य बिंदु जिसकी चर्चा हम लोग पहले कई बार कर चुके हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर त्रिभुज का जो विशेष जो पॉइंट होता है जैसे कि समरूपता और सर्वांग समता, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए मतलब खड़े हुए हैं। मतलब क्या है कि समरूपता और सर्वांग समता के विषय में भी आपको पहले बताया जा चुका है कि समरूप आकृति वैसी आकृति होती है जिसकी अमाप बराबर हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मतलब उसका रूप जो है, जो उसकी आकृति जो होती है वह बराबर होने चाहिए। इसकी चर्चा पहले वीडियो में की गई है। और सर्वांग समता मतलब ऐसा होता है कि जिसमें सभी अंग बराबर हों, सर्व अंग समान हो तो सर्वांग समता कहलाता है। तो इसको सामान्य अर्थों में भी समझा जा सकता है कि सर्वांग समता क्या होता है। सर्वांग समता जैसे कि मान लीजिए अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, फिर एक ऐसा त्रिभुज जो इसी के आकार का हो। अगर ये दोनों त्रिभुज क्या हो कि एक अलग अलग कागज के टुकड़े द्वारा काटा गया हो, अगर उस टुकड़े को उठा करके यदि मैं इसके ऊपर रखूं तो इसको पूरी तरीके से क्या कर ले, ढक ले, तो यह कहलाती है सर्वांग सम। क्या कहलाती है, सर्वांग सम। इसका जिक्र जो है 7th वर्ग के बुक में भी किया गया है। 7 की किताब में आपको दिया गया है। इसको हम क्या कहते हैं, इसमें लिख रहा है कि ऐसी वस्तुएं सर्वांगसम कहलाती हैं जो 2 वस्तुओं के सर्वांगसम होने का संबंध कहलाता है। मतलब जो वस्तुएं एक दूसरे को ढक ले। ताश के पन्ने को और ब्लेड को दे करके, पत्ते को दे करके दिखाने का प्रयास किया गया। यहाँ पे देखिए, इस ब्लेड को उठा के अगर दूसरे ब्लेड पर रखते हैं तो उसको पूर्ण रूप से ढक लेगी तो वह क्या कहलाएगी, सर्वांगसम। अब इसी के विपरीत हम लोग अगर समरूप की भी बात करते चलें, क्योंकि सर्वांग समता हमें 7th और 9th में पढ़नी है और समरूपता हमें 10th में पढ़नी है। और जो यह क्या है कि दोनों जो चैप्टर है कंबाइन चैप्टर है, एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और यही अगर हम बात करें समरूपता की, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक बड़ा त्रिभुज हो, फिर एक यहाँ पे छोटा त्रिभुज हो, फिर भी ये दोनों समरूप हो सकते हैं। समरूप जो है हो सकते हैं, लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सर्वांगसम होने के लिए उसे पूर्ण रूप से ढकना होगा, ठीक है। और ये जो तरीका है या जो विधि है सर्वांगसम करने की, जैसे कि किसी भी चीज को उठा के उसके ऊपर रख देने की जो विधि है, यह विधि कहलाती है अध्यारोपण विधि, ठीक है। जैसे कि ताश के पन्ने को उठा करके, ताश के पत्ते को उठा करके दूसरे ताश के पत्ते पर रखना अगर पूर्ण रूप से उसे ढक देती है तो मतलब सर्वांगसम का। तो यह जो विधि है ये अध्यारोपण विधि होती है, जिसे छोटे क्लासेस में समझा जा सकता है। लेकिन बड़े क्लासेस में इसको समझने के लिए हमें स्केल वगैरह की सहायता से इसे समझना
पड़ता है। तो सबसे सर्वांग समता के 4 शर्त होते हैं, पहले उसके विषय में हम लोग बात कर लेते हैं और तब उन शर्तों के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, तब समरूपता को उसके हिसाब से देखा जाएगा। आप लोग सर्वांग समता को तो समझ चुके हैं। सर्वांग समता का सबसे पहला शर्त जो होता है वह होता है एस 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 सर्वांग समता। अर्थात किसी भी दो त्रिभुज में अगर उसके साइड, एस का मतलब हो गया साइड, भुजा, अगर आपस में बराबर है तो क्या कहलाता है, वे दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांग सम कहलाते हैं। सबसे पहले तो आप यह समझिए कि सर्वांग समता जो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें किसी भी त्रिभुज को क्या किया जाता है, किसी भी दो त्रिभुजों के बीच तुलना की जाती है। क्या की जाती है, तुलना। जैसे कि मान लीजिए मैं तो यहाँ बिना स्केल उसकेल के माध्यम से बना रहा हूं, लेकिन आप यदि अपने कॉपी में स्केल उसकेल के माध्यम से बनाइएगा तो बराबर बराबर मतलब हिस्सों को नाप के लिखिएगा। यदि इन दोनों त्रिभुज की बात की जाए, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज के बीच तुलना की जाए सर्वांग समता को पहचानने के लिए, तो सबसे पहले हम स्केल लेंगे और इसको मापेंगे, ए बी कितना है, फिर डी कितना है, फिर AC कितना है, फिर DF कितना है, और फिर BC कितना है, और फिर EF कितना है। तो हमें पता लगेगा कि AB जो है DF के बराबर हो गया, तो AB की संगत भुजा क्या हो जाएगी, DF। समझे, कभी कभार जो AB DE के बराबर हो जाएगा, लेकिन जो भुजा जिस भुजा के बराबर होगी उसी भुजा के मतलब संगत उसे माना जाएगा, क्योंकि आगे के जो मैथमेटिक्स सॉल्व होंगे वो संगत भुजाओं के अनुरूप ही होंगे। यदि AB बराबर है DF के, लेकिन आप AB को DE के बराबर लिख देते हो तो आपका क्या हो जाएगा, मतलब गणित जो है वो गलत हो जाएगा। अर्थात AB बराबर हो गया आपका DF के, AC बराबर मतलब हुआ DE के, और BC बराबर हुआ आपका EF के। इसको सांकेतिक रूप में लिखने के लिए सिंगल से देते हैं, डबल से मतलब दूसरा जो भुजा होता है मतलब 2 लाइनों से, और तीसरी जो भुजा होती है उसे 3 लाइनों से हम लोग दिखाते हैं। अर्थात पहला जो शर्त है एस 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 सर्वांग समता, यह इस बात के लिए प्रतिबंधित करता है किसी भी दो त्रिभुज में यदि तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होंगी, सर्वांग सम होंगी। अब आप इसे समझ सकते हैं। और रही बात नोट्स बनाने की, तो आप लोग 7th क्लास के BTC के बुक NCERT मतलब BTC के बुक को 147 पेज नंबर में देखिएगा, तो इसमें सभी शर्तों को नोट्स के हिसाब से दिया गया है। इसके अलावा आप खुद से भी इसे बना सकते हैं, 9वें वर्ग में भी सभी चीजें मिलेंगी। फिर जो दूसरा रूल है वो है ए सर्वांग समता। ए अर्थात एंगल जो है सर्वांग समता में नहीं, समरूपता में आता है। एंगल समरूपता में आएगा आपका SAS। इसमें यह होता है कि किसी भी दो त्रिभुज की दो संगत भुजाएं आपस में बराबर हो और उसके बीच का कोण आपस में बराबर हो, यानी कहीं और का भी कोण बराबर हो जाए। जैसे कि मान लीजिए अगर इसी त्रिभुज की बात किया जाए तो यह BC जो है EF के बराबर नहीं है, ठीक है, BC जो है EF के बराबर नहीं है, लेकिन AB D के बराबर और AC DF के बराबर। जब ऐसी शर्त हो मतलब दो भुजा के बराबर, तो उनके बीच का जो कोण है A, यह इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में जब मतलब किसी भी त्रिभुज के दो भुजाएं और एक कोण, दो संगत भुजाएं और उनके बीच का बना जो एक कोण है वो यदि बराबर होता है तो उसे क्या माना जाता है, सर्वांग सम। दूसरे नियम के तहत SAS साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा के नियमानुसार उसे संगत सर्वांग सम माना जाता है। तीसरा जो रूल है वो यह है ASA अर्थात एंगल साइड एंगल। अर्थात जैसे कि मान लीजिए यह जो कोण है BE के बराबर हो और CF के बराबर हो, ठीक है, और एक भुजा जैसे कि BC EF के बराबर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, हाँ, सर्वांग सम कहलाएगी। और चौथा पॉइंट होता है RHS मतलब जिसका मतलब हुआ यह समकोण त्रिभुज में होता है। RHS कहाँ होता है, समकोण त्रिभुज में। जैसे कि मान लीजिए दो समकोणिक त्रिभुज में से एक त्रिभुज के कर्ण एवं दूसरे त्रिभुज के कर्ण एवं कोई अन्य त्रिभुज के
के मतलब बराबर दो हो तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई एक त्रिभुज है, या 90 डिग्री कोण है, फिर दूसरा एक है, इसमें भी 90 डिग्री का है, तो ये 90 डिग्री फिर ये 90 डिग्री, ये तो समकोणिक हो गया, समान कोण हो गए। फिर इसके बाद कर्ण, इसके कर्ण के बराबर हो गया, ठीक है। तो ऑटोमेटिक जो है लंब आधार भी आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए इसको RHS प्रतिबंध समकोण कर्ण भुजा कहा जाता है। मतलब सिर्फ यदि 90 डिग्री या बड़ा हो और यह 90 डिग्री और कर्ण बराबर हो, सिर्फ 90 डिग्री और कर्ण से भी त्रिभुज क्या हो जाता है? सर्वांगसम हो जाता है। मतलब दो चीजें, एक कोण और एक भुजा, लेकिन वह 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए और कर्ण बराबर होना चाहिए, इसलिए इसको कहा जाता है RHS अर्थात समकोण कर्ण भुजा से। मतलब 4 शर्त हो गए। अब इन चारों शर्त के आधार पर हम लोग आगे बात करेंगे। अब समरूपता की बात हम लोग करेंगे। समरूपता अर्थात समान रूप वाली आकृतियों के बीच जो बातें होती हैं, जो शर्त होता है, उसे समरूपता का शर्त कहा जाता है। अर्थात यह समरूप से बना हुआ है। समरूप अर्थात समान रूप वाले ज्यामितीय आकृति के अध्ययन को हम लोग समरूपता कहते हैं, ठीक है। अब इसके विषय में यदि हम लोग बात करें तो त्रिभुज, एक त्रिभुज हो गया, फिर एक बड़ा सा त्रिभुज हो गया। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, लेकिन कब? जब इनके कोण आपस में बराबर हो तब। जैसे कि मान लीजिए ABCDEF, ठीक है। तो A जो है कोण D के बराबर, कोण B जो है कोण E के बराबर, तो ऑटोमेटिक जो है कोण C कोण F के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मतलब कोई भी त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, ये तो कॉमन है सब में। तो जब दो कोण जब आपस में बराबर होंगे तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। अब इसमें पहचानना यह होता है कि संगत कोण, जैसे कि सर्वांगसमता में मैंने आपको बताया संगत भुजाएं या संगत कोण, वैसे ही संगत कोण पहचानने पड़ते हैं। कभी कभार जो है ए क्या हो जाएगा? F के बराबर हो जाएगा और B क्या हो जाएगा? D के बराबर हो जाएगा। तब वैसी स्थिति में C E के बराबर, मतलब चेंज होते रहता है। और संगत कोणों को जब हम पहचान लेते हैं तो आसानी से हम समरूपता के कार्यों को सफल कर पाते हैं, ठीक है। इसके लिए दो शर्त होते हैं। पहला होता है ए समरूपता। तो जाहिर सी बात है कि जब दो कोण आपस में बराबर होंगे किसी भी त्रिभुज के, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ए समरूपता का नाम दिया जाता है। फिर दूसरा होता है, जो भुजाएं होती हैं वो बराबर नहीं होती हैं। ध्यान दीजिए, सर्वांगसम में क्या होती है? बराबर होती थी। सर्वांगसम बराबर होती थी, जिसके लिए आपको उदाहरण भी दिया गया कि हाँ, एक ब्लेड के ऊपर दूसरा ब्लेड रखिएगा तो उसके सभी अंगों को बराबर कर लेंगी, अर्थात उसको पूर्ण रूप से ढक लेंगी तो वह मतलब सर्वांगसम कहलाएंगी। लेकिन समरूपता में ऐसा नहीं होता है। अगर इस त्रिभुज को उठा के इसमें रखा जाए तो इसको ढक नहीं पाएंगी, फिर भी समरूप है, क्योंकि इसका एंगल बराबर है, भुजा बराबर नहीं है, मतलब फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल जो है, तो फिर इसमें भुजाएं क्या होती हैं? मतलब समानुपातिक होती हैं, ठीक है ना। समानुपातिक का मतलब समझते हैं पहले। समानुपातिक मान लीजिए ये जो शब्द है, इन शब्दों को हम लोग संधि के माध्यम से यदि तोड़ते नहीं हैं, फिर उसको समझते नहीं हैं, तो ये मेरे मतलब हम लोग के दिमाग में रहेंगी नहीं। दिमाग में इसको रखने के लिए इसको समझना पड़ेगा, और रटने वाली विद्या से हम इसे सिर्फ रट सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते हैं। समानुपातिक, ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़ते हैं संधि के हिसाब से। संधि आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में, समान जोड़ अनुपात। अब इसमें समानुपात से बना है समानुपातिक, समानुपात संज्ञा है तो उसमें इक लग गया तो समानुपातिक विशेषण हो गया। ध्यान दीजिए, हिंदी से रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग का जो लिपि है वह क्या है कि देवनागरी लिपि से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। जो लोग इंग्लिश में पढ़ता है वो लोग रोमन लिपि से पढ़ता है। इसीलिए हम लोग कितना भी अगर हिंदी से पीछे छुड़ाएं, अगर अपने आप को बहुत बड़ा मतलब हम लोग समझे कि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, हिंदी से क्या मतलब है, हिंदी क्या करना है वगैरह वगैरह, यदि हम लोग सोचते रहें तो हम लोग क्या हो जाएंगे कि मतलब उतना ज़्यादा जानकारी हमें नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए। हमें हिंदी से रिलेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो जिस लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, जिस भाषा में पढ़ रहे हैं, वह खुद देवनागरी है, और उसकी भाषा जो है, उसका जो मतलब लिखावट जो है वह मतलब हिंदी है।
तो आप कुछ भी कीजिए, आप तो इसमें आना ही आपको। समानुपातिक अर्थात समानुपात जो हो गया, समान जो अनुपात, यह संज्ञा हो गया। अब इसमें इक नामक प्रत्यय अगर लगाते हैं हम लोग, अब देखिए प्रत्यय विशेषण सब इसमें आ रहा है। अब मतलब इसमें हिंदी का भी क्लासेज आपको मिल जा रहा है कि जो शब्द वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में लग करके अर्थ को बदल दे, क्या कहलाता है? प्रत्यय। जैसे कि एक ऐसा प्रत्यय है जो अनुपात के बाद जाकर के लग करके अनुपात को अनुपातिक बना दे रहा है। समझ रहे बातों को? संज्ञा को विशेषण में बदल देता है कौन? प्रत्यय। अभी तो अलग क्लासेस में हम लोग कभी सीखेंगे, और वैसे भी हमारे क्लासेस में आप लोग ये सब सीखते ही हैं। तो यहाँ समान जोड़ अनुपातिक अर्थात समान अनुपात में। अब अनुपात आप लोग पढ़े होंगे, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, भिन्न, या उसको मतलब क्या है कि भिन्न के रूप में, अर्थात संगत भुजाएं जो होंगी वह क्या होंगी? समानुपातिक होंगी। अर्थात जब ये बराबर होगा डी के, और अगर जो है सी बराबर हो जाएगा ई के, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अब इसको देखा जाए। पहले सीधा करके देखा जाए, तो फिर आप लोग फंस जाइएगा। बी बराबर हो गया ई के, ठीक है ना? तो दो भुजाएं बराबर हैं, सॉरी दो कोण बराबर हैं। इसका मतलब होगा कि ए बी जो होगा डी के साथ समानुपातिक होगा, फिर ए सी जो होगा डी एफ के साथ समानुपातिक होगा, और बी सी जो होगा वो ई एफ के साथ समानुपातिक होगा। तो ए बी बट्टा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ, फिर बी सी बटा ई एफ। यह जो है संगत भुजाएं क्या हो गई? समानुपातिक हो गई। अगर ऐसी स्थिति भी होगी तभी त्रिभुज क्या होगा? समरूप। दो शर्त होते हैं, भुज मतलब कोण बराबर और भुजाएं समानुपातिक। लेकिन अब यहाँ एक मतलब जब प्रश्न पूछा जाता है तो कुछ आपको टेढ़ा मेढ़ा किया जाता है, ठीक है ना, कि उसके हिसाब से आप समझ सकते। यदि क्या हो, यदि इस त्रिभुज में दो त्रिभुज लेते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, बहुत ही सुंदर पॉइंट है। इसको देखने के बाद आप लोग शायद बनाने में सफल हो पाइएगा। यदि आप अगर इसी त्रिभुज की बात की जाए ए बी सी और डी एफ की, लेकिन ए बराबर हो जाए किसके? एफ के। सपोज ए भी मान सकते हैं आप, एफ भी मान सकते हो। ए बराबर हो गया किसके? एफ के, और बी बराबर हो गया किसके? डी के। तो क्या होगा? तब भुजाएं क्या होंगी? तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए दो रास्ते होते हैं। जैसे आप लोग बचपन में क्या करते थे, जब बचपन में जोड़ सीखने के लिए आपको कहा गया था, तो क्या कोई भी शिक्षक आपको बताता होगा कि 4 में 4 जोड़ना हो तो 4 को लाइन खींच दो, फिर 4 को लाइन खींच दो, आप तब दोनों को मतलब काउंट कर दो कि मतलब कितने हो रहे हैं, 4 4 8 हो जाएंगे। फिर बाद में आपने देखा कि 4 4 8, फिर आपको मतलब तुरंत याद है 4 4 8, आप तुरंत बोलते हो। तो सबसे पहले बचपन वाली विधि से यदि हम लोग सीखते हैं तो इस त्रिभुज को पहले इस तरीके से संगत करना पड़ता है। कैसे संगत कीजिएगा? ए बी है ना, तो ए बी को ए बी ही रहने दीजिए। अब इसके अनुरूप जो है डी ई एफ को चेंज कीजिए, तो इस रूप में आ जाएगा। अगर हम ऐसे लिख दें डी एफ, सॉरी ए जो बराबर था एफ के ना, गुड, और बी बराबर था किसके? इसके। देखिए सिंबल मतलब सिंबल नहीं लगाने के कारण मैं भी इसमें अभी गलती कर बैठता, लेकिन एफ किसके बराबर? ए के। तो अब जो हम आकृति बनाएंगे उसमें एफ इधर लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ई जो है मेरा तरीका है ऐसे समरूप करने का। अब फिर डी यहां लिखेंगे और ई यहां लिखेंगे, तो अब इसकी भुजाएं क्या हो जाएंगी? ए बी बटा एफ डी। समझ रहे हैं बात? फिर ए सी बटा एफ ई, फिर बी सी बटा डी ई। देख रहे हैं ना गेम कितना मतलब कैसा है? दोनों त्रिभुज सेम, नाम भी सेम, कोण सिर्फ इधर उधर का कोण बराबर हुआ, लेकिन भुजाएं कितनी उलट पुलट गई। अर्थात ये छोटा सा स्तर था तो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। और जब एक्सरसाइज बनाइएगा तो उसमें जब आपको एक ही आकृति में 3-4 त्रिभुज मिलेंगे और 3-4 त्रिभुज के मतलब कोण इधर उधर होंगे, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा? आपके दिमाग का जो है दही हो जाएगा, उसको निकालने में आखिर हो क्यों नहीं रहा है।
आपको तो लगेगा कि हम तो समरूपता पढ़ लिए, अब जो लोग पढ़ रहा है उसको तो लगा रहे समरूपता में क्या है, 2 तो पॉइंट है, याद करना है, ऐसे है वैसे है। लेकिन जब मिलेगा, जब क्वेश्चन बना के, तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये स्थिति आप, अगर इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो आपका हालत खराब हो जाएगा। और यह जो बनाने का तरीका है ये आपको बुक में ढूंढते रहिएगा, नहीं मिलेगा। ये सब अपने से बनाया जाता है। कुछ बातें ऐसी होती है जो खुद से भी पढ़ते पढ़ते एक्सपीरियंस हो जाता है, और एक अनुभवी विद्यार्थी जो है वही कहलाता है जो अपना मेथड अपनाए, अपना तरीका अपनाए। मैंने आपको इस तरीके से पहचानने के लिए बताया है। आप एक अच्छे कुशल विद्यार्थी तभी हो सकते हैं जब आप खुद जो है इसे अपने तरीके से बना करके, मतलब कोई ऐसा तरीका बनाए जिससे कि आप पहचान लेते हो कि कौन से 2 त्रिभुज समरूप हैं, कौन से 2 त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो इस तरीके से आपने समरूपता, और इसमें और भी चीजें होती हैं, और भी क्या है कि अभी संगत कोण के हिसाब से हो गया, कभी कभी भुजाएं भी दे दी जाती है, ये भुजा उसके बराबर, ये भुजा उसके बराबर, तो आपको कोण पहचानना पड़ता है, समझ रहे ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने दे दिया, अब इसमें क्या होता है कि इसमें 2 शर्त हो गया, मेन शर्त। अब इसमें चेंजिंग भी होती है, देखिए कैसे, वो भी देख लेते हैं, अगले वीडियो में हम लोग सिद्ध करेंगे। फिलहाल इसके परिचय से पहले सबसे अच्छे से संपर्क कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास एक दो त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज, फिर त्रिभुज, नाम दे दिए ABCDEF। यदि आपसे दिया जाए, मतलब वो कहा जाए तीसरे शर्त के हिसाब से, तीसरा शर्त हम लोग अपने समझने के लिए बना सकते हैं। जैसे कि हमसे कहा जाए AB/EF, ठीक है, बराबर AB/EF बराबर BC/EF बराबर BC/DF। 2 भुजाएं समानुपातिक होंगी, ठीक है। अब कौन सा वह कोण होगा जो बराबर कर दिया जाए तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भी त्रिभुज समरूप होती है। हालांकि यह शर्त जो है मतलब किसका है, सर्वांग समता का है। सर्वांग समता में यह बात हुआ था कि SAS के तहत क्या होता है, सर्वांग सम्मत, मतलब जो 2 आकृतियां सर्वांग सम होती हैं। लेकिन यह कभी कभार जो है अपना रूप बदल करके समरूपता में भी घुस जाता है, समझे। और यहीं से शुरू होती है कंफ्यूजन कि आखिर हम करें क्या। तो ध्यान दीजिए, तो ऐसी स्थिति में भी समरूप हो जाएगा। अगर कोई एक कोण अब ढूंढिए तो वह कौन सा कोण है जो संगत होगा, जो बराबर होगा। AB बराबर है आपके किसके, EF के। अब BC मतलब बराबर नहीं है, समानुपातिक है। बराबर ऐसे मतलब बोलने के लिए आदमी बोल दिया, लेकिन समानुपातिक है। BC नहीं बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन BC समानुपातिक है किसके, तो क्या हो सकता है बताइए, कौन सा कोण, एंगल F। गुड, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का दिमाग चल रहा है। एंगल B है, एंगल F के बराबर होगी। कैसे पता लगा, 2 कोणों के बीच है। अब यह जो शर्त है यह समरूपता पर भी काम करेगा, कोण B बराबर कोण F। अब पूछिए कैसे काम करेगा, क्यों जाके इसमें यह समरूपता मतलब सर्वसमता का शर्त कहाँ जाके मिल रहा है, कहाँ जाके मिल रहा है, समरूपता में। कैसे, देखिए आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सर्वांगसम आकृति समरूप होगी, मतलब जो सर्वांगसम है वो 100% समरूप होगा, क्योंकि सर्वांग समता में से ही समरूपता निकलता है। तो ये अपनी कॉन्सेप्ट है, अपनी सोच है। बुक जो है इतना आपको डिफाइन करके अभी नहीं दिया है। बुक आपको उसके ऊपर सवालें दे देता है, लेकिन डिफाइन करने के लिए क्लास में शिक्षकों को देखिए, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें विदाउट शिक्षक आप कुछ नहीं कर सकते, बिना गुरु ज्ञान नहीं होता है, ऐसा मतलब कहा भी गया है। तो गणित में तो और 100% नहीं होगा, इसमें तर्क वितर्क करनी जरूरी है। इसलिए यहाँ जो है, अब देखिए कैसे, मैंने आपसे कहा कि हर सर्वांगसम आकृति समरूप होगी, 100% होगी। समरूप भले ही सर्वांगसम नहीं होगा। जैसे कि यह एक ऐसा तरीका है, यह एक ऐसा तरीका है जो गणित का बहुत ही मतलब क्या है कि प्यारा सिस्टम है, मतलब प्यारा तरीका है। कैसे कहा जाता है कि सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी वर्ग आयत हो सकते हैं। बताइए कितना सुंदर तरीका है। ये हमेशा मिलता है आपको ऐसे, अब पता नहीं आपको मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग को हमेशा ऐसे मिलता रहता है कि सभी आयत जो है, ध्यान दीजिएगा, अब यह 5th 6 का कॉन्सेप्ट है।
कहाँ का है? हिप्स, अरे बराबर होने चाहिए, 90 डिग्री की एंगल के साथ होनी चाहिए। सभी आयत, ध्यान दीजिएगा इस कथन पे ध्यान दीजिएगा, सभी आयत क्या है? सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी वर्ग आयत हो सकता है। अब ऑब्जेक्टिव सवाल बन जाएगा इस पर, क्या सभी वर्ग आयत हो सकते हैं? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी ना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हो सकते हैं, क्योंकि आयत वर्ग का जो परिभाषा है, वर्ग की जो डिफिनीशन है वो क्या है कि वो आयत के परिभाषा से मिल रही है, लेकिन आयत की जो परिभाषा है वर्ग की परिभाषा से नहीं मिल रही है। वर्ग का परिभाषा क्या बनता है? चारों भुजा बराबर हो, एंगल क्या हो? 90 डिग्री के हो। आयत की परिभाषा क्या है? आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और एंगल 90 डिग्री का हो। तो देखिए आयत तो वर्ग कभी संभव नहीं है, लेकिन वर्ग आयत है। इस तरीके से ज्यामिति में, मैथमेटिक्स में ज्यामिति दो प्रकार का होता है। जब मैंने शुरू किया था तभी आपको बताया था, एक होती है मतलब क्षेत्रमिति होता है, जो ये क्षेत्रमिति का प्रोसेस हो गया, यह ज्यामिति का प्रोसेस हो गया, शायद बताया गया था। हाँ, तो उसमें बताया गया था, शायद एकदम निश्चित बताया गया था, क्योंकि हर मतलब हर क्लास का एक पैटर्न होता है और उस पैटर्न पे ही पढ़ाई होती है। मेरा भी पैटर्न है, मैं अपने पैटर्न पे पढ़ाया हूँ और मैं हमेशा बताया करता हूँ, ठीक है ना, कि जो रेखा गणित होते हैं उसके 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है ना, एक ज्यामिति में चला जाता है और एक क्षेत्रमिति में चला जाता है। बार बार आपको बताया गया होगा। तो क्षेत्रमिति की चीजें होंगी। और फिर समचतुर्भुज समांतर होती हैं, समलंब समांतर हो सकती हैं, वृत्त मतलब अब आप इसमें दिमाग लगाते रहोगे, जितना सोचोगे जितना समझोगे उतना ही तुमको जानकारी मिलती रहेगी। अर्थात उसी प्रकार सर्वांगसम समरूप हो जाएगी, लेकिन समरूप सर्वांगसम हो यह निश्चित नहीं है। देखिए कितना मतलब सुंदर यह मतलब पॉइंट है, जहां से आप इसको एकदम पूरा मतलब पक्का समझ लेते हैं। सर्वांगसम के सारे शर्त समरूप पर लागू हो जाएंगे। अब अगर कोई कहे कि समरूपता के 2 ही शर्त होते हैं, तो ऐसा संभव है? नहीं, इसके शर्त हमेशा बदलते रह। जाहिर सी बात है, जब भुजाएं बराबर होंगी तो समानुपातिक होंगी। भुजाएं जब बराबर होंगी तो समानुपातिक होंगी कि नहीं होंगी? तो फिर सर्वांगसमता के भी 4 शर्त और समरूपता के भी दोनों शर्त, ये चारों दोनों मिलकर कितने होते हैं? 6 शर्त। इसके बाद फिर अपनी कॉन्सेप्ट, इस सब मिला जुला क्या मतलब क्या होते हैं? 10वीं क्लास के मतलब बहुत ही सुंदर क्वेश्चन बन जाता है, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, जिसे हम लोग को बनाने में मतलब प्यारी तकलीफ होती है, समझे, जिसके लिए सर जी का सहारा लेना पड़ता है। चलिए अब इसमें एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हूँ और आज का वीडियो यहीं पे मतलब समाप्त करूंगा कि एक और पॉइंट यह है कि अब देखिए, अब एक और पॉइंट यह है कि जब सर्वांगसम होती है आकृतियां, तो उसका कोई परिणाम विशेष नहीं निकलता है, विशेष कोई परिणाम, लिखित परिणाम नहीं निकलता है। सर्वांगसम होती है तो कोई विशेष नहीं, लेकिन जब समरूप होती हैं तो उसका परिणाम निकलता है। जब कोण बराबर होंगी तो भुजाएं समानुपातिक होंगी। अगर जब कभी भी कहीं भी कोण बराबर हो जाए तो उसके लिए क्या होगा? जब कोण बराबर होगा तो क्या होगा? भुजाएं समानुपातिक हो जाएंगी। जब भुजाएं समानुपातिक होंगी तो क्या होगा? कोण बराबर हो जाएंगे। और बीच में एक इन दोनों को कौन मिला रहा है? जब भुजाएं बराबर तो कोण, सॉरी, जब भुजाएं समानुपातिक तो कोण बराबर, बीच में समरूप, समझ रहे हैं ना? अर्थात समरूप एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों को जोड़ रहा है, भुजा को समानुपातिक मतलब भुजा को समानुपातिक कर रहा है और कोण को बराबर कर रहा है। अर्थात यदि शर्त दे दिया जाए कि 2 त्रिभुज समरूप हैं तो 2 पॉइंट बनेंगी, एक कोण समकोणिक होगा मतलब कोण बराबर होंगे, फिर संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी, समझ रहे बातों को। और जब सिर्फ संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी तो 2 पॉइंट बनेगा, त्रिभुज समरूप होंगी। और जब त्रिभुज समरूप होंगी तो कोण आपस में बराबर होगा। सब मिला जुला करके अब हम इस नतीजे पहुंचते हैं कि यह तो मेरा इस चैप्टर का लेक्चर वीडियो हो गया। अब जब आप इसके ऊपर चैप्टर को देखिए, तीन पार्ट में मतलब बटा होता है क्लासेज। पहला चैप्टर का लेक्चर वीडियो जो आपको चिंतन पर ले जाएगा, दूसरा मतलब थ्योरम, जो इसका थ्योरम जो मैं अभी सिद्ध कराता हूँ या आपको सिद्ध करने के लिए बोलता हूँ, वो आपको एक्सपीरियंस पे ले जाएगा, आपका अनुभव दिखाएगा कि आप किस तरीके से उसमें अनुभवी हैं, आपने लेक्चर में क्या क्या सीखा और अपने बुक में क्या क्या सीखा, उसके हिसाब से आप प्रमेय थ्योरम को सिद्ध करते हैं। तब आता है थर्ड स्टेज, उदाहरण, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। उदाहरण और मतलब उसमें जो पाठ्य में जो क्वेश्चन दी गई होती है उस क्वेश्चन को आप कैसे डील करते हैं। तो यह तो था मेरा लेक्चर वीडियो। अब इसके बाद मैं अगले वीडियो में सिद्ध करूंगा 6.3 को, और उसके बाद जो है एक्सरसाइज को मतलब बनाने की कोशिश की जाएगी।